मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि व्हाट इज टैक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स कितने तरह के होते हैं। तो आप बताइए कितने तरह के टैक्स होते हैं? दो तरह के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? वो इनकम और वेल्थ पर पे किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे करते हैं, लेकिन वाया बिजनेसमैन, नॉट डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। क्लियर है? ये तो कुछ बेसिक हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिटेल वे में पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग देखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हम लोग क्लियर करेंगे। क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली सिलेबस में पढ़ना क्या है? जीएसटी एंड कस्टम, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जब तक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर नहीं होगा, क्या हमारा जीएसटी और कस्टम ड्यूटी क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को आज खत्म करते हैं, ट्राई करते हैं कि आज हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो जाए, देन वी विल मूव टू जीएसटी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला फीचर्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? फीचर्स में सबसे पहला, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, आप अगर सोसाइटी में रहते हैं, आपको अगर टैक्स पे करना है तो आपको अर्न करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमारे लिए खर्च करती है, गवर्नमेंट को भी अर्न करना पड़ता है, गवर्नमेंट के लिए भी अर्निंग होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो खर्च करेंगे कहां से? क्लियर है? तो गवर्नमेंट अर्न करती है बहुत सारे सोर्सेस से। गवर्नमेंट कंपनीज चलती है, गवर्नमेंट कंपनीज के प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट के कोष में जाती है। दूसरा होता है टैक्सेशन। टैक्स से गवर्नमेंट पैसे कमाती है और वो पैसे हमारे ऊपर ही अल्टीमेटली खर्च करती है। Am I right or wrong? आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा गया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। आप बताइए कि हमारी गवर्नमेंट का ज्यादा इनकम कहां से होता है? डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से? आपको क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स से। तो इनडायरेक्ट टैक्स, पहला फीचर क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स is the main source of important source of revenue. You can see here, we know that the taxes are the source of income. Taxes are the source of income, and mainly approximately 60% of the revenue of government is earned by the इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से ओनली 40%, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको टेंटेटिव डेटा बता रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज अर्न्ड बाय द इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीपी। क्लियर है? आईडीपी से लगभग 60% तक का इनकम रेवेन्यू जनरेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला फीचर क्लियर हो पाया, it is a very important source of revenue. Second, tax on commodities and services. एक चीज आपको मैं बताता हूं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स वो हमारे इनकम एंड वेल्थ पर चार्ज किया जाता है। इनकम एंड वेल्थ पर, इन दोनों पर चार्ज किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट में, साल के लास्ट में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज किया जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कम टू द पॉइंट, टैक्स ऑन कमोडिटीज
and services. Indirect tax levied on goods at the time of manufacture, purchase or sales or import or export of the goods and services. अब यहां देखिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, अब चूंकि हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने पहले तो बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी जो है वो किस पर चार्ज किया जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। यहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हमारा यहां पर लिखा गया ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसलिए लिखा गया बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट आईडीटी नॉट जीएसटी। क्लियर है? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। दैट्स व्हाई यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी मेंशन किया गया है। इफ वी विल टॉक अबाउट ओनली जीएसटी, आप बताइए कौन सा टैक्स लगेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, नेक्स्ट आप देखिए पॉइंट शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। ये चीज भी मैंने आपको पहले क्लियर किया है। ये चीज भी मैंने आपको पहले क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है? कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे पर। क्लियर है? आपको याद होगा एग्जांपल एबीसी वाला, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप बी हैं, आप परचेस करते हैं ए से, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है ऑलरेडी। पहले आप टैक्स पे करते हैं, आफ्टर दैट यू विल कलेक्ट दैट मच अमाउंट फ्रॉम सी, यानी कस्टमर से आप लोग क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं वो अमाउंट। इट मींस व्हाट? इट मींस कि बर्डन कैन बी ट्रांसफर। इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन क्या किए जा सकते हैं? कस्टमर्स पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जो कंज्यूमर है उस पर ट्रांसफर किया जा सकता है। मींस पे करने वाला और बर्डन बियर करने वाला दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़े तो इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। आपको क्या लगता है, डायरेक्ट टैक्स महंगाई का कारण है या इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट। कैसे? उसका दाम बढ़ देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान। क्या है? डायरेक्ट टैक्स जो है डीटी, वो हमारे इनकम पर लगता है। एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट विल इंक्रीज। गुड्स एंड सर्विस या एक्सपेंस पर तो लगा ही नहीं, एम आई राइट? और जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Clear? Yes. On the supply of goods and services, on the value of goods and services. Is it clear? किस पर? IDT लगता है on the supply of goods and supply of goods and services. आई होप क्लियर होगा। तो इन्फ्लेशनरी इन नेचर कैसे होगा आप समझिएगा। यहां पर देखिए लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज एंड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। मतलब अगर सामान 2000 रुपए का है और आपको पता है कि जीएसटी जो है इसी पर इंक्लूड होता है या इनडायरेक्ट टैक्स इसी पर इंक्लूड होता है, अगर मान लेते हैं कि टैक्स रेट 18% है, तो आप बताइए 18% किस पर इंक्लूड होगा? 2000 के अमाउंट पर ये कैलकुलेट किया जाएगा, हाँ या ना? तो 2000 के अगर प्राइस पर, 2000 के कॉस्ट पर अगर इसको ऐड किया जा रहा है जीएसटी, तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू इन कंपैरिजन टू अगर गुड्स 200 रुपए का है तो अधिक आएगा, हाँ या ना? अगर कमोडिटी 200 रुपए का है, एक कमोडिटी 200 रुपए का है और रेट कितना है? 18%, तो आप बताइए 200 रुपए का वैल्यू इन कंपैरिजन टू द गुड्स 2000 रुपीज क्या आएगा? कम आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई बढ़ने का कारण कौन सा है? कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो पाया? नाउ इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। इफ यस तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यह भी बताया है कि इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। बात को समझिएगा। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं ताकि लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ पाया, नहीं समझ में आ पाया कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स को बोला गया कि ये इन्फ्लेशन का कारण बनता है, महंगाई का कारण बनता है। अब चूंकि आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? फिक्स्ड है बाय द गवर्नमेंट, अलग अलग कमोडिटी पर फिक्स्ड है। अब अगर गुड्स महंगा है, गुड्स का रेट क्या है? अधिक है, महंगा है, तो उस पर टैक्स भी ज्यादा इंक्लूड होगा। टैक्स भी क्या होगा? ज्यादा इंक्लूड होगा। गुड्स क्या हो जाएगा? और महंगा हो जाएगा। अगर कमोडिटी का वैल्यू क्या है, गुड्स का वैल्यू क्या है? कम है, तो आप बताइए उस पर टैक्स रेट तो फिक्स्ड है। टैक्स रेट क्या है? फिक्स्ड है। उसका वैल्यू क्या आएगा? टैक्स का वैल्यू क्या आएगा? कम आएगा। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं। अभी समझिएगा, मान लेते हैं आईडीटी, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं 10% लेता हूं, ठीक है? ये एग्जांपल है। आईडीटी कितना है? 10%। और गुड्स का वैल्यू अगर मैं रखूं 2000 का अगर मैं 10% निकालूं तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ये टैक्स लग गया, यानी कि कमोडिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2200। एम आई राइट और रॉन्ग? इंक्लूड है। मैं बता रहा हूं कि जीएसटी अगर अलग से, मैं जीएसटी कारण है इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, उसमें इंक्लूड करके ही बताता है। जैसे आप अमेज़न पर अगर 500 रुपए का सामान खरीदते हो तो उसमें इंक्लूड करके बताता है। समझ में आया? इंक्लूसिव होता है। लेकिन उसमें टैक्स तो लगता है ना, टैक्स तो लगेगा। जैसे अगर मैं सामान खरीद रहा हूं 500 रुपए का और साथ में मुझे एक्स्ट्रा अगर जीएसटी पे करना 18% का, तो ये तो ऐड होगा ना 500 की वैल्यू पर, होगा कि नहीं होगा? डीटी और आईडीटी दोनों चार्ज किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज किया जाता है? द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस के वैल्यू पर ऐड किया जाता है ना जीएसटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐड करके आपको इंक्लूसिव वैल्यू बता दिया जाता है, ओवरऑल वैल्यू बता दिया जाता है कि आपको सामान इतने में मिलेगा। क्लियर हो पाया? तो अगर महंगा है, सामान 2000 का है, तो उस पर जीएसटी रेट अगर 10% ही लगाता है तो 2200 हो गया। अगर वो सामान 200 का है तो आप बताइए कितने का हो जाएगा? ये 220। क्लियर है? तो ये कारण है। आप यहां पर पढ़ सकते हो, देखिए स्क्रीन पर आप लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अफेक्टेड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज। क्लियर है? एंड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, और यही कारण बनता है महंगाई के बढ़ने का, क्योंकि इसको चार्ज किया जाता है गुड्स और सर्विस के सप्लाई पर, इनकम पर नहीं। अगर मैं, अब समझो एकदम आराम से समझो, छोड़िए, निकलिए बुक से बाहर निकलिए। क्या समझिएगा कि अगर मैंने क्या किया, 1 लाख रुपया अर्न किया, मैं 1 लाख रुपया अर्न कर रहा हूं, क्या मेरे इनकम से गुड्स एंड सर्विस टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स को कोई मतलब है क्या? है क्या? मेरे इनकम से गुड्स एंड सर्विस टैक्स या कस्टम ड्यूटी या किसी भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। क्यों मतलब रहेगा? वो तो मतलब रखेगा किस चीज से? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर मैं ये मार्कर 25 रुपए में बेच रहा हूं
तो इसमें इंक्लूड है जीएसटी। अगर ये फोन जो भी मैं यूज करता हूं वो अगर 30,000 रुपए का है तो उसमें इंक्लूड है जीएसटी, हाँ या ना? तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पर इंक्लूडेड होता है। महंगाई बढ़ाने का कारण क्या हो गया? जीएसटी या कस्टम ड्यूटी। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो कस्टम ड्यूटी, और इंट्रानेशनल यानी देश के अंदर की बात करें, डोमेस्टिक कंसर्न की बात करें तो जीएसटी। इज इट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन क्लियर हो पाया? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? रिग्रेसिव इन नेचर। आपको मैंने बताया था रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? रिग्रेसिव हाँ, सब बराबर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब सब बराबर, यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। अगर मैं 5 लाख रुपया कमा रहा हूं तो भी मुझे 5 रुपए का पेन 5 रुपए में ही मिलेगा। टैक्स उस पर जितना इंक्लूड है उतना ही पे करना पड़ेगा। और अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और मैं गया 5 रुपए का पेन खरीदने के लिए तो भी मुझे जीएसटी उतना ही पे करना पड़ेगा जितना देना है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो व्हाट विल हैपन? अगर मेरा इनकम ज्यादा है तो मुझे ज्यादा टैक्स पे करना होगा। क्या भिखारियों को टैक्स पे करना पड़ता है? जो भिक्षा मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं, क्या उनको टैक्स पे करना पड़ता है? वाई? हाँ, उनका इनकम क्या है? बहुत कम। उनका इनकम बहुत कम है तो इनकम नहीं, जिसके कारण टैक्स नहीं। लेकिन क्या भिखारी को 5 रुपए के बिस्किट को खरीदने के लिए गए अगर वो, या चाय खरीदते हैं वो, तो क्या उस पर जो जीएसटी इंक्लूडेड है वो भिखारी को अधिक देना होता है कि कम देना होता है या नहीं देना होता है? आप बताइए। जितना है उतना देना पड़ेगा। तो आप बताइए कि रिग्रेसिव नेचर का कौन हुआ? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे हुआ समझ में आया? रिग्रेसिव नेचर का मतलब सब बराबर है, सबके लिए बात सेम है, बराबर है, कोई अंतर नहीं आने वाला। क्लियर है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है नो डायरेक्ट पिंच। नो डायरेक्ट पिंच मतलब पिंच करना मतलब क्या होता है? कष्ट है हमें, किसी बात से क्या मुझे प्रॉब्लम है। अब बात को समझिएगा। यदि मैं कहूं आप लोगों से कि आप लोग सामान खरीद लिए हो, इसके बदले आप जाकर टैक्स पे कर दो, ये बहुत भारी हो जाएगा हमारे लिए, हाँ या ना? जैसे कमाया किसने? साल भर काम किए हम, मेहनत किए हम, पैसा कमाया गया मेरे द्वारा, अधिक पैसा कमाया गया तो फिर टैक्स भी अधिक पे करना पड़ता है। ये हमें कहीं ना कहीं कष्ट देता है, परेशानी होती है। और अगर कष्ट नहीं होती हमें इस बात से तो ब्लैक मनी का कंसेप्ट ही नहीं आता। कष्ट होती है हमें अगर हमारा इनकम अधिक हो गया तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को शो न करें। क्यों? क्योंकि उस पर ज्यादा टैक्स लग जाएगा। वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है तो हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए हम धन बचाने लग जाते हैं, हम इनकम शो ही नहीं करते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स अभी जैसे आप समझिएगा, पिंच वाला बात अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन किसी सामान को खरीदते हो, उसमें प्राइस अगर शो किया गया 5,000 रुपीज, तो क्या आपको टैक्स का अलग से अमाउंट? क्यों? क्योंकि वो इंक्लूसिव इन नेचर है, मतलब इंक्लूडेड है। और हम लोग ये समझते ही नहीं, हम लोगों के दिमाग में ये आता ही नहीं है कि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। हम लोगों को तो ये लगता है कि हम लोग गुड्स का अमाउंट पे कर रहे हैं। मैं राइट और रॉन्ग? आप अगर गए बाजार, दुकान गए और वहां पर आपने 5 रुपए का पेन खरीदा तो आपको ये पता ही नहीं चला कि आपने टैक्स पे किया। आपको तो ये लगा कि मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा। अगर आप 5,000 रुपए का जींस खरीद रहे हैं
तो आपको ये लग ही नहीं रहा, आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपको तो ये लग रहा है कि आप 5,000 रुपए का जींस खरीद रहे हैं। Am I right or wrong? तो हम लोगों को टैक्स नाम से पाला पड़ता ही नहीं उस समय। बाद में जब हम लोग उसे खरीदते हैं, हमें बिल मिलता है तो उसमें अलग अलग करके सेपरेट करके दिखाया होता है कि अगर ये 5,000 का जींस है तो इसमें कितना टैक्स लगा हुआ है, कितना टैक्स इंक्लूड है, वो सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से अलग अलग शो किया जाता है, बाइफरकेट करके हम लोगों को दिखा दिया जाता है। क्लियर? तो हम लोग को ये कष्ट नहीं देता, हम लोगों को ये पिंच नहीं करता, हम लोगों को इसीलिए लिखा है यहाँ पर नो डायरेक्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, नो डायरेक्ट पिंच, मतलब ये हमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग गुड्स और सर्विस का ही अमाउंट पे करना है, दैट्स व्हाई यहाँ पर टैक्स पे करने का कोई प्रॉब्लम आया नहीं। लेकिन साल के लास्ट में जब आपके इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और बोला जाएगा यू विल हैव टू पे द अमाउंट टू द गवर्नमेंट, you will have to pay the amount to the government, तो इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, एक साल तो बेवकूफ बन गए, अगले बार से हम पैसे को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। ये कंसेप्ट आता है तो आप याद होगा आपको, एक मैं आपको याद दिला, एक प्रसंग याद दिलाना चाहूंगा। क्या है, आपको डिमोनेटाइजेशन का टाइम याद है क्या? डिमोनेटाइजेशन का टाइम क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन में मैं आपको बता दूं, डिमोनेटाइज जब हुआ था उस समय क्या हुआ, 500 और 1,000 के नोट बंद कर दिए गए और बोला गया कि अगर आप इसे जमा करते हो बैंक में और एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो आपको अधिक टैक्स पे करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे थे कि अगर वो गए बैंक में जमा करने सारे अमाउंट को तो उनपे इंक्वायरी हो जाएगी कि आपने इतना अमाउंट लाया कहां से, और यदि आपने लाया, आप बहुत मेहनत की और खूब कमाए, तो आपने इसे छुपा कर क्यों रखा, आप इतने दिन तक छुपा कर क्यों रखे, तो आप पर फाइन भी हो जाएगा। अगर आप इलीगल काम करते हो तो आपका मनी क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, और आप इलीगल वर्क भी जो कर रहे हो वो भी पकड़ा जाएगा। तो टैक्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पैसे को उठाया और आपने देखा होगा गंगा नदी में पैसा बहते हुए, नाले में पैसा बहते हुए, रोड पर कूड़े में बोरे के बोरे पैसे नोट को आपने फेंका हुआ देखा होगा, नहीं देखा है तो मैंने देखा। समझ में आया क्यों? क्योंकि that person who was had that much black money wanted to hide their income from the government. समझ में आ पाया? क्लियर हो पाया? तो वो इनकम पर इफेक्ट करता ही नहीं है, इनकम पर इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्ट करता ही नहीं है, वो तो गुड्स और सर्विस के सप्लाई पर करता है। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट देना ही नहीं है। हम लोग ये समझते हैं, एक्चुअली दे रहे होते हैं, छोटे से छोटे सामान में जीएसटी इंक्लूडेड है, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं। हम लोग को तो ये लगता है कि हम लोग गुड्स या सर्विस का अमाउंट पे कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ पाया? और मैंने क्या बताया अभी इसके पहले ही फर्स्ट पॉइंट में ही हमने बताया कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम और रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता दूं कि रेवेन्यू के जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो खर्च होता है वो इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्स अधिक होता है। तो गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा इनडायरेक्ट टैक्स से हो रही है, न कि डायरेक्ट टैक्स से हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में खर्च भी ज्यादा करना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उनको सैलरी भी तो देनी होती है, उनकी सैलरी बहुत अधिक होती है। तो जितना कलेक्ट हम किए नहीं, गवर्नमेंट जितना कलेक्ट करती नहीं, उससे उसका बहुत बड़ा अमाउंट पे भी करना पड़ता है। तो कलेक्ट करने में जितना खर्च हो रहा है वो इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्स अधिक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा किससे है?
इनडायरेक्ट टैक्स से, नॉट डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? समझ में आ पाया? तो यहां पर अब देखिए आगे लिखा है प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। ऐसा होता है क्या? कैसे बता सकते हो? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। कोई भी थोड़ा भी एग्जांपल दीजिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कोई बुरे गुड्स है हाँ, कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जो इंजूरियस है, उस पे ज्यादा टैक्स चार्ज कर देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। हाँ, तो सबको इसको परचेज नहीं या कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे दाल वगैरह, डेयरी वगैरह पे ज्यादा टैक्स लगता है। हाँ, जैसे गुटखा है, गुटखा आप देखते हो कि खुल के बिकता है, यस और नो? मतलब पूरा का पूरा सड़क लाल कर देना, डस्टबिन लाल कर देना, और गवर्नमेंट इसे रोकती भी नहीं। गवर्नमेंट इसे प्रमोट तो नहीं करती है लेकिन रोकती भी नहीं। क्यों नहीं रोकती है? क्योंकि इससे रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? और जिसको खाना पीना है, पीना मतलब है ना, तो वो तो पिएगा ही, चाहे उसपे आप देखिएगा अगर 5 रुपए का शिखर याद है आपको? मैं आपको एकदम याद दिलाता हूँ, कॉमन कंसर्न शिखर याद है? पहले 1 रुपये में मिलती थी या 2 रुपये में, आज 5 रुपये में। मुझे तो पता नहीं, आप लोग बता रहे हो एक्चुअली। अच्छा अच्छा, एक्चुअली वो माचिस खरीदने गया था वहां पर, माचिस खरीदने गए, माचिस पूजा करना था अगरबत्ती जलाने के। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा आप इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे इकोनॉमी में आ पाया, क्यों आ पाया, कैसे आ पाया, इसके लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ी, अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो इनडायरेक्ट टैक्स लाने वाला कौन है? बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट है कि नहीं? लेकिन क्या अगर आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाहते कि टैक्स आ जाए तो वो आ जाती? नहीं सर। वो चाहेंगे कि टैक्स चला जाए तो वो क्या चला जाएगा? इतना आसान है नहीं। टैक्स या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हमारे इकोनॉमी में या हमारे नेशन में आता है, या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को अबॉलिश किया जाता है, तो विद द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो अमेंडमेंट हो गया तो हम चाहें या ना चाहें वो रूल आ जाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बिल जो है वो पास हो गया है। उसको स्टेबल करने में या उसको पब्लिश करने में या उसको लाने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग उससे यूज टू नहीं। उसको धीरे धीरे हमारे नेशन में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जैसे जीएसटी को किया गया। जीएसटी के बारे में हम अगले क्लास से डिटेल वे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली जीएसटी के बारे में, कैसे आया, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा, उन सभी चीजों को हम अगले क्लास से जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा मोटो है इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर देना। क्लियर? तो अब यहां पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे क्या लिखा है? इन इंडिया द कंजम्पशन द कॉन्स्टिट्यूशन in India, the constitution which came into the effect on 26th January 1950। कॉन्स्टिट्यूशन आया कब हमारे कंट्री में? ये कब आया था? ये आया कब? लागू कब हो गया? संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हो गया 26 जनवरी 1950, 1950 में। लेकिन ये बनकर तैयार कब हो गया था? 1949 में। और कब हो गया था? 26
तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्यों ऐसा हुआ। खैर हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, हिस्ट्री हमारी उतनी अच्छी है भी नहीं, अगर होती तो हम आर्ट्स लेते, कॉमर्स नहीं, आप लोग भी आर्ट्स लेते। चलिए ठीक है, खैर हमें पता होना चाहिए हमारे संविधान के बारे में। तो बेसिक्स तो हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था और इसे पब्लिश किया गया या इसे लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950। क्लियर है। और अगर कॉन्स्टिट्यूट, हमारे कॉन्स्टिट्यूट में कोई रूल्स या रेगुलेशंस पास नहीं होता है तो हम उसे इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स लाया गया होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। जीएसटी अगर लाया गया तो ऑब्वियसली जीएसटी एक्ट बनाना पड़ा होगा और कॉन्स्टिट्यूट ने पावर भी दिया होगा कि आप इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी या कस्टम ड्यूटी के द्वारा आप कलेक्ट कर सकते हो टैक्स। गवर्नमेंट को ये परमिशन मिला होगा तभी गवर्नमेंट लायबल है, तभी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। अगर लिख दिया जाता कि ठीक है जीएसटी नाम का एक टैक्स आया लेकिन ये नहीं लिखा होता कि गवर्नमेंट उसे कलेक्ट कर सकती है, तो गवर्नमेंट क्या उसे कलेक्ट कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। तो यहां पर आप क्लियर कर देख सकते हो, लिखा है इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन which came into effect on 26th January 1950, it is supreme and all law and government actions are subordinate it to। मतलब कि जितने भी एक्ट हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब पार्ट हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं होगा तो उसको पब्लिश या उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकेंगे हम लोग अपने इकोनॉमी में, अपने सोसाइटी में, अपने नेशन में। अगर उसे पब्लिश करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक्ट पास करवाना पड़ता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी पास हो गया, हम लोगों ने सुना कि वो पास हो गया, बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के द्वारा वो बिल पास कर दिया गया। तो वो पास कर दिया गया, इसका मतलब अब धीरे 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 उसे हम क्या कर देंगे, अपने इकोनॉमी, अपने नेशन में इंप्लीमेंट कर देंगे। क्लियर है? आगे देखिए, क्लियर understanding of concept is vital for any decision on taxation matters as power to levy and collect. The taxation is derived from the constitution। मैंने अभी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल अगर बता दिया जाता कि ठीक है जीएसटी एक्ट पास कर दिया गया, जीएसटी एक्ट आ गया है, जीएसटी एक्ट आ गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहती कि you can levy and collect the tax from the consumers। अगर ऐसा नहीं लिखा होता, ऐसा पावर नहीं दिया गया होता तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी काम नहीं कर सकता है। मैं चाहूं कि जीएसटी कलेक्ट कर लूं तो ऐसा पॉसिबल है क्या? क्यों? पार्लियामेंट में नहीं। अगर लिख दिया जाए सतीश सर कैन कलेक्ट द टैक्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, तब मैं भी कलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन ये पावर देना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज अमेंडमेंट हो जाती है वो एप्लीकेबल होती है इकोनॉमी में। नाउ इज इट क्लियर? अगर आपको मतलब लिख दिया जाए कि नो, देयर इज नॉट एनी नीड to pay the GST or any indirect tax by the consumer, no need to pay, तो आप पे नहीं कीजिएगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि वो एक्ट ऐसे ही पास नहीं होता, उस पर बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, और जो सही होता है वही डिसीजन लिया जाता है, वही चीज यहाँ पर लिखा जाता, अमेंडमेंट किया जाता है। क्लियर हो पाया?
अभी बहुत सारी बातें जाननी है, तो आप लोगों को आई होप यहां तक तो समझ में आ पाया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इफ इट इज फाउंड दैट एनी एक्ट, रूल्स, notification or government order is not according to the constitution, it is illegal and void। मैंने क्या कहा कि अगर नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेंशन नहीं है कि you are eligible or liable to collect the tax, नहीं लिखा जाता कि नहीं जीएसटी कलेक्ट करना, केवल लिखा जाता जीएसटी एक्ट है, ठीक है। क्या लिखा गया इसमें, ये चीज क्लियर नहीं किया जाता, पावर नहीं दिया जाता कलेक्ट करने का, तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं थी जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए। यहां पर क्लियर कट लिखा गया, अमेंडमेंट किए गए जीएसटी एक्ट के तहत कि आप इनडायरेक्ट टैक्स ले सकते हैं जीएसटी के रूप में, और सारे छोटे छोटे टैक्सेस को क्या कर देना है, अबॉलिश कर देना है, कैंसिल कर देना है। ये चीज लिखा गया। जीएसटी लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटो था? व्हाट वाज द मोटो ऑफ जीएसटी? वन नेशन वन टैक्स, एक देश में क्यों टैक्स देना होगा? कारण क्या था? सॉरी, जीएसटी देना होगा। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे जो छोटे छोटे थे उसको कैंसिल कर देना था। यहां पर लिखा गया जीएसटी एक टैक्स लाया गया, सभी के सभी छोटे छोटे टैक्सेस को कैंसिल कर देना है और एक ही टैक्स लाना है, ये चीज लिखा गया। क्यों ऐसा कहा गया, आप बता सकते हो? हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम करना था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कैस्केडिंग इफेक्ट। आप जानते हो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? हाँ, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स पे ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। व्हाट डज इट मीन? जैसे एक सामान है 100 रुपए का, उस पर मान लेते हैं टैक्स ए बी सी डी, 4 टैक्स पे करना है। मान लेते हैं कोई टैक्स का नाम है, और सभी के रेट ऑब्वियसली क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। आप देखिए कंफ्यूजन क्या होगा। अगर मैं मानता हूं कि इसका रेट 5% था, तो आप वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा बढ़ के? 105, 105 रुपए हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये आया कि जब दूसरा टैक्स चार्ज किया जा रहा है, दूसरा टैक्स पे किया जा रहा है, तो वो किस वैल्यू पे किया जा रहा है? 105 पर 105, यानी कि देखो यहां पर आपने 5% टैक्स दिया था, अब इस 5 रुपये पे भी आप टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप टैक्स किस पर पे कीजिएगा? नेक्स्ट मान लेते हैं ये भी 5% है, तो वो किस पर पे कीजिएगा? 105 रुपये पर। यानी आपने क्या किया, वो जो 5 रुपया टैक्स का था उस पर भी आपने टैक्स पे किया। दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हटाना था, इस प्रॉब्लम को दूर करना था, तो क्या किया जाए? एक ही टैक्स लगाया जाए। और वो टैक्स कौन सा है? जीएसटी। मैक्सिमम गुड्स पर कितना चार्ज किया जाता है? मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 18% चार्ज किया जाता है। इसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग टाइप्स में। कौन कौन से टाइप्स के टैक्स होते हैं जीएसटी में, ये हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है? इन जनरल आप लोग क्या देखे होंगे? 18% जो है डिवाइड हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये क्या हो जाता है? 50-50% डिवाइड हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सीजीएसटी ज्यादा चार्ज हो जाएगा, एसजीएसटी कम होगा। अगर ऐसा होता तो जीएसटी हमारे नेशन में आ ही नहीं पाता। ये कहा गया, ये एकदम क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज 50-50% बांट लेंगे टैक्स। क्लियर है? ये क्लियर कट लिखा हुआ है। तभी यहां पर अगर 18% है तो 9% में डिवाइड हो जाता है। ये डिवाइड कर दिया जाता है किसमें किसमें? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच।
इज इट क्लियर? तो अब यहां पर समझिएगा, अब देखिए, सोर्स एंड अथॉरिटी ऑफ टैक्स इन इंडिया, आप यहां पर देख सकते हो लिखा गया है कि टैक्स जो है 3 लिस्ट में बांटा गया। मैं इसे मिटा दूं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, ये कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्शन का लिस्ट देखिए यहां पर, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आपने सुना होगा लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। टैक्स को कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के द्वारा। क्या है ये तीनों लिस्ट? पहले लिस्ट 1 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जीएसटी कैन बी कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, मींस यूनियन लिस्ट है। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, जो कि इट कंटेन्स एंट्रीज अंडर एक्सक्लूसिव jurisdiction ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि इसमें जो है ना, लिस्ट 1 में जो लिखा गया है, ये यूनियन गवर्नमेंट के बारे में लिखा गया है। यूनियन गवर्नमेंट किसके द्वारा है? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा क्या है? दूसरा सेकंड लिस्ट है। सेकेंड लिस्ट जो है वो किसको बताता है? स्टेट लिस्ट को बताता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ये किसके बारे में बताता है? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। और थर्ड लिस्ट इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या लिखा गया कि ये जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए यहां पर क्या है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर। देखिए लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जो है, इसके द्वारा ये बताया गया कि कौन कौन से टैक्स होंगे जो यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाएगी। दूसरा लिस्ट जो है वो आपको ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाएगी। और थर्ड लिस्ट जो जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें क्या बताया जाता है कि बोथ ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर हम लोगों को समझना होगा कि ऐसा कोई रूल था ही नहीं, ऐसा कोई लिस्ट था ही नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल था ही नहीं जिसमें यह बताया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो टैक्स ले सकती है और गवर्नमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट भी। मतलब एंड वाला कंसेप्ट था ही नहीं। यहां पर क्या है, और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या स्टेट गवर्नमेंट लेगी। जैसे स्टैंप ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी लगाया जाता था। अब स्टैंप ड्यूटी से मान लेते हैं ए ने, एक पर्सन है जिसने 100 रुपया पे किया, और बी एक पर्सन है जिसने भी 100 रुपया पे किया। हो सकता था कि इसका कुछ अदर पर्पस होगा, ये स्टैम्प किसी और चीज के लिए बना रहा होगा, जिसमें लिस्ट में लिखा गया है कि ये जो टैक्स है किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये किसको पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये ऐसा कहीं था ही नहीं कि 100 रुपये में से वो कुछ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और कुछ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ऐसा कोई कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। लेकिन
और दूसरा बी जो पे कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, या तो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को। पूरा का पूरा अमाउंट कहां चला जाएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास। एनी डाउट? डिफाइंड लिस्ट होता है सर, कौन सा अमाउंट जाएगा। हाँ, ये चीज है। तो मैंने अभी वही तो बताया कि देयर आर 3 लिस्ट। पहला लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आप अपने बुक में देखिएगा, अपने मॉड्यूल के बुक में देखिएगा, एकदम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कौन सा टैक्स लिस्ट 1 में आएगा, कौन सा टैक्स लिस्ट 2 में आएगा। हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये क्यों याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन आता है ना। वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और ये चीज पूछा जा सकता है कि दिस पर्टिकुलर टैक्स कैन बी इंक्लूडेड इन विच लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, कौन से लिस्ट में आएगा। तो ये चीज आपके बुक में मेंशन्ड है, क्लियर कट मेंशन्ड, आपको देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा उस पर गो थ्रू कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर एक कंसेप्ट था, बहुत ध्यान से समझना होगा। लिस्ट 1 में यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और लिस्ट 3 में सेंट्रल या और लिखा गया और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लमेटिक था। कहीं भी अभी आप देखिए क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, और एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर ये चीज कि ठीक है, लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो है तीसरा लिस्ट का जो होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे के सारे रूल्स भी लिखे गए होंगे इसमें, पार्लियामेंट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन होगा। तो कोई भी रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे जब छोटे होंगे तो, या कहीं भी जाते हैं हम लोग तो रूल्स लिखे होते हैं ना। जैसे हमें यहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाना है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल्स होंगे, वो भी एक पर्टिकुलर जगह पर मेंशन होगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। एम आई राइट और रॉन्ग? अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 लाइकवाइज मेंशन। तो ये कहां मेंशन है कि लिस्ट 1 में यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स। लिस्ट 2 में ये लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स, एंड इन लिस्ट 3 इट इज मेंशन्ड दैट ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स। ये कहां लिखा गया है? तो इन आर्टिकल, देखिए आप देख सकते हो स्क्रीन पर, क्लियर कट, इट इज रिटन in the article 246(1). It is written that in the article 246(1), 246(1) में ये कहा गया कि लिस्ट 1 में जितने भी टैक्सेस हैं वो किसके द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो पाया? ये रूल कहां है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? जैसे पूछा जाता है ना कि आप ये चीज कह सकते हो, कैसे, कहां लिखा है ये चीज? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहां पर वही चीज बोला गया कि कहां लिखा है, किसने कहा, कहां लिखा है कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स ऑफ लिस्ट 1, कहां लिखा है? तो ये चीज का आंसर मिल गया, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया in the article 246(1). उसमें लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स ऑफ लिस्ट 1। इज इट क्लियर? सेकंड, अब थोड़ा आगे बढ़िएगा तो वहां पर लिखा है in the article 246(2),
यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, देखिएगा पीडीएफ में गलती है, एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो गया है। इन द आर्टिकल 246(2) of the Indian Constitution, it is mentioned that all the taxes of concurrent list will be collected by central or state government। एक चीज यहां पर क्लियर कीजिएगा, यहां पर कट कीजिएगा, ये 1 नहीं है, ये 2 है एक्चुअली। कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे यहां पर देखिए लिखा गया ना लिस्ट 3 में, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट 3 में लिखा गया है ये चीज। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सा लिस्ट है? लिस्ट 3, थर्ड लिस्ट है, जिसमें ये लिखा गया कि ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स। और ये कहां लिखा गया है? तो इन द आर्टिकल 246(2). क्लियर? ये कहां लिखा गया? इन द आर्टिकल 246(2). नाउ आते हैं लिस्ट 2 बचा, तो यहां पर आर्टिकल 246(3), आर्टिकल 246(3) में ये लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स which is mentioned in the list 2। क्लियर? बताइए यहां तक में किसी को कोई डाउट अगर है तो क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थर्ड लिस्ट जो होता है, थर्ड लिस्ट में क्या बात कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में बता ही रहा है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लेगा कौन सा नहीं। जैसे देखिए क्या है, पहले लिस्ट में क्या लिखा गया कि ये पर्टिकुलर टैक्स कहां जाएगा? ये यूनियन लिस्ट। पहला लिस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरा लिस्ट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं। अब ये कहां जाएगा? जैसे इन एग्जांपल आप समझिएगा, मैं बताता हूं कि अगर जीएसटी के का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको पता होगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी नाम का 2 चीज तो है, 2 टैक्स तो है, 2 टाइप है जीएसटी का। लेकिन इन दोनों के अलावा एक ऐसा टैक्स है जो आईजीएसटी, हाँ या ना? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें यह क्लियर किया जाता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाता है, तब वाले कंडीशन में क्या होगा? मतलब कुछ ऐसे टर्म्स तो रह जाते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, जिसको लेना कौन चाहेगा? स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां झगड़ा ना हो जाए, उस झगड़े से बचने के लिए ये पहले तीसरा लिस्ट बना दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ये मेंशन है कि अगर इस पर्टिकुलर टाइप का मतलब एक्सपेंस रहा तो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और अगर इस पर्टिकुलर टाइप का ये एक्सपेंस रहा तो वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, इन दोनों लिस्ट के अलावा। क्लियर? नहीं समझ में आपको? हाँ, अभी मैंने बताया स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी, अब देखिए ध्यान से समझिएगा स्टैंप ड्यूटी क्या होता है। स्टैंप ड्यूटी में अलग अलग पर्पस से बना सकता हूं कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे जमीन की रजिस्ट्री करवानी, जमीन की रजिस्ट्री करवानी है तो ये स्टैंप बनाना होगा। मैं पार्टनरशिप खोलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू कमेंस अ पार्टनरशिप बिजनेस, वहां भी मुझे स्टैंप बनाना होगा। अग्रीमेंट तो बनाने होंगे ना। अग्रीमेंट कहां बनाते हैं? स्टैंप पेपर पे, और स्टैंप पेपर पे टैक्स लगता है। दोनों अलग अलग तरह का टैक्स है। अब अगर मैं जमीन की रजिस्ट्री करवाता हूं, किसकी धरोहर है, कौन लेगा इसका टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं तो पार्टनरशिप एक तो छोटा कंसेप्ट हो गया ना, तो उसका टैक्स अगर मेंशन्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये
किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तब आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है क्या वो पार्टनरशिप का जो मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं उसका टैक्स? नहीं ले सकती। तो स्टैंप ड्यूटी तो सेम टैक्स हो गया ना, स्टैंप ड्यूटी एक टैक्स हो गया। वो स्टैंप आप या तो जमीन की रजिस्ट्री में कराएं या आप पार्टनरशिप या फिर कोई छोटा सा काम करें। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं ना, हम लोग बोले कि चलिए ना हम दोनों मिलकर एक बिजनेस ओपन करते हैं। तो आप बोले कि सर देखिए एक चीज है, बिजनेस के बारे में हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में जब पैसा आना शुरू होता है ना तो प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। तो इससे बेहतर है कि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इससे बेहतर है हम लोग क्या बना लेते हैं, स्टैम्प पेपर, एक डीड बना लेते हैं, पार्टनरशिप डीड। वहां भी हमने क्या किया, स्टैम्प पेपर पे हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया, तो उसका भी तो टैक्स पे करना होगा विद द नेम ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि मैंने स्टैम्प पेपर खरीदे, स्टैम्प बनाया और स्टैम्प पे हम लोगों को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्टनरशिप के द्वारा जो भी स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, और अगर जमीन की रजिस्ट्री हो रही है वहां से जो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। तब मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी अलग अलग पर्सन है, बी एंड सी। चलो यहाँ दो लोग किस चीज के लिए स्टैम्प बनाए थे? पार्टनरशिप के लिए। तो ये जो 100 रुपया पे करेंगे वो कहां जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। और ये ए जो जमीन खरीदा उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहा है, ये कहां जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ही टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी। तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए कि स्टैम्प ड्यूटी आया ना, ये हमारे स्टेट का इंसान है, ह्यूमन है, तो हम कलेक्ट करेंगे, या सेंट्रल बोलेगी कि नहीं नहीं ये हमारा प्रॉपर्टी है तो इस पर आपको हम कैसे टैक्स लेने दें। तो यहाँ पर झगड़ा का कारण बन सकता है। इस झगड़े को खत्म करना है तो क्या करना होगा? क्लियर कट बताना होगा कि ये अगर इस पर्पस से आया तो आप लीजिएगा, इस पर्पस से आया तो आप लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे दो बेटे हैं घर में, दो बेटे हैं घर में, दोनों बड़े हैं और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर, तो उसको शॉर्ट आउट कौन करता है? पापा है, पिताश्री। अब वो बोल दिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब सामने वाला सही हो गलत तो वो मान्य नहीं होगा। अगर पापा ने कह दिया नहीं तो नहीं, बात खत्म। यानी कि एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बहुत जरूरी है। तो स्पेसिफिक गाइडलाइन कौन दे रहा है? आर्टिकल्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में ये लिखा गया है कि इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स, तो वो चीज जाएगा। वो कहां लिखा गया है? इन द आर्टिकल 246(2). और स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स ऑफ लिस्ट 2, ये कहां लिखा गया है? इन द आर्टिकल 246(3). और पहला आप आ जाइए लिस्ट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द टैक्स व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन लिस्ट 1, ये कहां लिखा गया है? इन आर्टिकल 246(1). इज इट क्लियर? और ये चीज पूछा जा सकता है वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में, या तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर किसी और तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आ गया भाई, क्या क्वेश्चन आया कि क्या इन तीनों लिस्ट में आपको कहीं जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, या सिंपल समझिएगा जीएसटी हमारे नेशन में किस तरह का है? डुअल नेचर का है। अभी और जीएसटी पर बात करेंगे तो समझ में आएगा। कहीं ऐसा लिखा गया है क्या? जीएसटी क्या है? मैं मिटाऊं इसे नीचे? ये याद रखने वाली बात क्या है? ये समझिएगा, मैंने कहा कि लिस्ट 3
ये कौन सा लिस्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें क्या लिखा गया है कि टैक्स कैन बी कलेक्टेड ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई दिक्कत? लेकिन जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स जो अभी हम लोग कलेक्ट करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे। जीएसटी में क्या है? जीएसटी हमारे नेशन में डुअल नेचर का है। डुअल नेचर का मतलब ऐसा टैक्स है जीएसटी जिसपे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 18% और ये सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आईजीएसटी एक ही होता है। हाँ, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड है। हाँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन होने के बाद आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी लगा तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। उस समय वो दूसरे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में और भी बहुत सारे टैक्स हैं। वैट अभी भी एक्टिव है। जैसे अभी रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में अभी भी जाते हैं तो हम लोगों को वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है। बहुत सारे टैक्स हैं तो उससे कमाती है स्टेट गवर्नमेंट को फायदा। उस समय में उस छोटे-छोटे अदर एक्सपेंस मिसलेनियस टैक्सेस से फायदा होता है। सर ऐसा कह सकते हैं सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी नहीं कह सकते क्योंकि होलसेलर है। हाँ, एक होलसेलर अगर दूसरे स्टेट से सामान परचेज करता है फिर अपने स्टेट में मंगाता है तो उसको तो आईजीएसटी लगा है। उनको दोनों टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अभी जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं अपने स्टेट के अंदर, मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं खरीदता हूं और सामान बेचता हूं। प्रोड्यूसर मतलब वहां पर सेलर समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूं? सामान खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं। अपने स्टेट में अगर मैंने सामान बेचा तो वहां पर मुझे सीजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी को पे करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे स्टेट में पे करेंगे, सेंड करेंगे कमोडिटीज को, ट्रांसपोर्ट करें दूसरे ये स्टेट में, तो उस समय हम लोगों को आईजीएसटी पे करना पड़ जाएगा। ओनली आईजीएसटी। और वो अगर अपने कस्टमर को बेचता है अब वो तो फिर अब वो उनके, अब चूंकि जिसे उसने बेचा, अल्टीमेट कंज्यूमर विल बी द पेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सर वो तो पे किया आईजीएसटी। आईजी, हाँ, वो अपने कस्टमर से गिन के सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी देखिए, जैसे मैंने क्या किया, बिहार में हूं, मान लेते हैं कि हम झारखंड के किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को बेच दिए सामान, ठीक है। खरीदा किसने? झारखंड के, तो उसने क्या पे किया? आईजीएसटी। अब वो कलेक्ट करेगा कैसे? सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर वहां भी टर्म्स एंड कंडीशन, अगर वो अपने स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सेल करता है कमोडिटी, तब वो सीजीएसटी एसजीएसटी करेगा। तब अगर विद इन द स्टेट करेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी। सर दूसरे स्टेट से सामान वो तो आईजीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स भरा और फिर जब बेच रहा है वो अपने एरिया में तो सीजीएसटी टैक्स का अमाउंट डिफर नहीं करेगा। क्योंकि देखो दोनों चीज क्या है, यहाँ भी 18% देना पड़ रहा है, यहाँ भी 18% देना, यहाँ पर दोनों में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? दोनों में डिवाइड हो जा रहा है और यहाँ कलेक्टिवली। हाँ कह सकते हैं, लेकिन वही बात हो गया ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 लिस्ट 3। क्या सर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो भी है वो थर्ड में आ जाएगा? ऐसा वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्या कंफ्यूजन आ जाएगा? क्लियर कट अलग अलग करना पड़ेगा, कौन सा लिस्ट 1 में है, कौन सा लिस्ट 2 में है और कौन सा लिस्ट 3 में, एकदम बाइफर्केट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं, वापस से आते हैं। पहला क्या बोल रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात थी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और था जीएसटी में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर डिफरेंस क्या है, और एंड, इन दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं
जो हम लोगों को ये बताए कि ऐसा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकती है। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस था ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ऐसा कोई रूल था ही नहीं। देखिए ना, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, क्लियर कट लिखा है। क्या लिखा है? इट इज जीएसटी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3? नहीं था। जीएसटी मतलब जीएसटी एक ऐसा टैक्स जो सेंट्रल भी ले और स्टेट भी ले, ऐसा कोई टैक्स था ही नहीं। या तो सेंट्रल लेगा या स्टेट लेगा, ये लिखा हुआ था अलग अलग लिस्ट में, ये चीज मेंशन था। लेकिन ऐसा कोई आर्टिकल था ही नहीं जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप भी लीजिएगा और आप भी लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा, सेंट्रल भी लेगा और स्टेट भी लेगा, ऐसा लिखा ही नहीं था। तब इसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल बनाना पड़ गया, आर्टिकल 246A। समझ में आया? इसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल बनाना पड़ गया एंड उस आर्टिकल का नाम आया 246A। क्योंकि टैक्सेशन की बात किसमें की जा रही है? 246, आर्टिकल 246 1, 2, 3 अलग अलग है। अब 246A की बात करें तो उसमें जीएसटी की बात की गई। क्यों? क्योंकि अब यहां पर एक स्पेशल आर्टिकल बनाना पड़ गया। क्यों बनाना पड़ गया? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई आर्टिकल था ही नहीं, ऐसा कोई रूल लिखा हुआ था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सेंट्रल भी ले और स्टेट भी ले। और लिखा हुआ था, और एंड, इन दोनों में अंतर समझिएगा। आजकल तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए इन दोनों वर्ड में। क्यों? हिंदी में और इंग्लिश में OR, और इन दोनों को लोग अलग समझते ही नहीं। इन दोनों में अंतर है, बहुत डिफरेंस है। और की बात करें तो एंड, OR और की बात करें तो या। यहां ऑप्शन की बात की जाएगी और यहां पर कलेक्शन मतलब कलेक्टिवली दोनों की बात की जाएगी। ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के लिए एंड यूज करेंगे और अलग अलग ऑप्शनल अगर कंडीशन होगा तो OR और यूज करेंगे। तो यहां पर और यूज किया जा रहा था या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए एक नया रूल बनाना पड़ा जो लिखा गया है कहां? आर्टिकल 246A में। क्या लिखा गया 246A में? देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि जीएसटी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट? नो, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेड a new article, that is article 246A। अब यहां पर आया, क्यों बनाया गया भाई? ये 246A बनाने की जरूरत क्या थी? तो मैंने आपको अभी समझाया कि ऐसा कोई आर्टिकल नहीं था, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं था जिसमें ये लिखा गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कलेक्ट कर सकती है उस टैक्स। और था, एंड नहीं था। एंड को लाने के लिए क्या किया गया? एक अमेंडमेंट किया गया। एंड अमेंडमेंट में कौन से आर्टिकल हो गए? 246A। क्लियर हो पाया? नाउ इज इट क्लियर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां लिखा गया शेड्यूल 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 कौन से शेड्यूल के तहत था? 7th शेड्यूल। आप देखिएगा 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन तीनों लिस्ट की बात की गई है। कौन से लिस्ट? लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। देख सकते हो ग्राफ में लिखा हुआ है, क्लियर कर। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि नहीं होते हैं? दिन है तो रात है, होना ही है, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
और रात ही रह जाए तो और गड़बड़ हो जाएगा कि बहुत बड़ा है कि नहीं। कितना सोइएगा सब मोटे हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं। अब देखिए क्या है, अगर किसी भी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होना ही होना है। यस सर। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हर यू नो दैट ईच ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, डुअल इफेक्ट। क्लियर है? डेबिट होगा तो क्रेडिट होना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्रेडिट हो गया डेबिट हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप तो बता सकते हो कैसे। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं कहता हूं ऐसा हो सकता है, डेबिट होगा तो क्रेडिट ना हो, ऐसा हो सकता है। कैसे? कैसे? गलती से। अरे गलती से ऐसा हो सकता है, सही तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। खैर, समझ पाए? देखिए अब आगे बढ़े। क्या लिखा गया है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब बताइए, एक बात बताओ, अगर इनडायरेक्ट टैक्स का कोई फायदा नहीं होता और डायरेक्ट टैक्स में कोई परेशानी नहीं होती तो अलग अलग पढ़ते दोनों को? यहां पर है कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स में देखिए लिखा है, इट इज अ साइकोलॉजिकली very difficult for a person to pay some amount after it is received in his hand। अगर मैंने कहा आपको कुछ पैसे देके, मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, जैसे आप लोग कैपिटल अकाउंट में करते भी होंगे, पार्टनरशिप आपने पढ़ा है? यस सर। पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते थे कि अगर किसी पार्टनर को पैसा देना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अकाउंट में क्रेडिट एडजस्ट कर लेंगे, दे के वापस नहीं मांगेंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि आप ये लीजिए, आपके पार्ट का प्रॉफिट रहा और अब निकालो लॉस, तो वो बोलेगा पैसा तो खर्चा हो गया, पैसे खर्च हो गए, अब है कहां जो दें, क्योंकि लॉस निकालना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं होता है। जैसे अगर आपके पास पैसे आए और आपको पता है कि ये चला जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत किसी न किसी को दे दीजिए, भाई रखो इसको, मैं वहां दिखा दूंगा आई एम इंसॉल्वेंट। क्या कर सकते हैं? तो ये चीज तो हो सकता है ना। ये बहुत कष्ट होता है कि एक बार आपको हाथ में पैसा मिल जाए, बाद में वही पैसा पे करना पड़े। ये साइकोलॉजिकली बहुत कष्ट की बात है, बहुत परेशानी की बात है। हाँ या ना? ये चीज होता ही है। डायरेक्ट टैक्स में वही है, साल के लास्ट में आपने खूब कमाया, खूब पढ़ाई की, खूब कमाई की, और कमाने के बाद लास्ट में बोला जा रहा है कि अच्छा, जैसे करोड़पति में वही होता है, कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी। आप जीतते हैं 7 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, 7 करोड़ रुपए जीत गए। अब ये तो दिखा दिया जाता है, अमिताभ बच्चन जी ये तो कर देते हैं कि मैं आपके नाम पर 7 करोड़ का चेक काट कर मैं चेक इशू कर रहा हूं, ठीक है, और वो एकदम कैमरा में दिखाएं, देखिए ये आइए फोटो खिंचवाइए, बस फोटो ही खिंचवाइए, उसके बाद वो चेक क्या कर लिया जाता है, पहले रख लिया जाता है, उसमें से सारे टैक्सेस को काट लिए जाते हैं, उसके बाद दिए जाते हैं। अगर आप सोचिए, पहले 7 करोड़ भरा हुआ एक बक्सा दे दिया गया, लीजिए आप रख लीजिए, 5 दिन के बाद इसमें से पर्टिकुलर जो इनकम टैक्स होगा वो माइनस, वो आप लाकर गवर्नमेंट को जमा कर दीजिएगा। ये बहुत दुख होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसीलिए पहले ही काट दिया जाता है। हम लोग भी वही करते थे पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में वही करते थे कि अगर लॉस होने वाला है तो पहले ही काट के हम जितना बचा हुआ प्रॉफिट रेट उतना ही देंगे। अगर मान लो कि हम पूरा प्रॉफिट दे दिए और बोले कि अब निकालो लॉस, बहुत दिक्कत है। फोन अभी तो आप जानते हो कि मोबाइल स्विच ऑफ करना बहुत आसान है,
पार्टनरशिप वहां पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ हो गया, आगे से कोई रिस्पांस मिलेगा नहीं, मतलब वहां पर तो बैड डेट हो जाएगा। तो यहां वही चीज है, डायरेक्ट टैक्स में वही प्रॉब्लम था। क्या इट इज साइकोलॉजिकली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू पे सम अमाउंट आफ्टर इट इज रिसीव्ड इन हिज हैंड, hence there is psychological resistance। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? रेसिस्ट करना, रोकना, बचाना। तो ये चीज था। और इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का यही एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? सिंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विस इज ऑलरेडी इंक्लूसिव, मतलब क्या है कि पहले ही जोड़ लिया जाता है, पहले ही जोड़ लिया जाता है। मतलब आपसे मैं 5,000 पर जीएसटी जोड़कर पहले ही बता दूंगा। मान लो कि 10% में जीएसटी जोड़ रहा हूं तो कितना हो गया? 5,500। हम ये बताएंगे ही नहीं कि ये कमोडिटी 5,000 का है, मैं ये बताऊंगा कि ये कमोडिटी 5,500 का है। अब आप ये समझिएगा कि मुझे कमोडिटी ही 5,500 का खरीदना है, मुझे टैक्स पे करना ही नहीं है। ये फायदा है, साइकोलॉजिकली यू आर इन कंफर्ट जोन। तो ये फायदा है इनडायरेक्ट टैक्स का, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है। अगर यही चीज कहा जाता 5,000 का सामान रखिए, साल भर आप खरीदते रहिए सामान, जितना खरीदना है खरीदिए, और साल के लास्ट में जितना आप खरीदे वो हिसाब करेंगे, और हिसाब करने के बाद जितना टैक्स लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, तब बहुत दिक्कत होगा। तब तो लोग कंज्यूम करना ही छोड़ देते, या कंज्यूम करते तो बिल नहीं बनवाते, रिसिप्ट नहीं लेते। अभी भी वही होता है, जहां पर जीएसटी अलग से चार्ज की जाती है, आपको अल्टीमेटली सामान तो उतने का दिया जाएगा, बोला जाता है कि भैया एक काम कीजिए ना, रिसिप्ट की क्या जरूरत है, आप है ना यहाँ पर, आप सामान दीजिए, आपको भी जीएसटी देना नहीं पड़ेगा और मुझे भी वो कुछ कंसेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये फायदा किसका हो गया? दोनों का, कंज्यूमर और रिटेलर का। लेकिन नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का, यानी कि नेशन का, और हमारे इकोनॉमी लॉस का कारण बनेगा। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है जब भी आप सामान की खरीद बिक्री करें, बिल जरूर लें। क्लियर है? क्योंकि उसमें मेंशन होता है। यस, हाँ होता ही होगा, और उसमें इंक्लूड रहता है। हाँ हाँ, रिटेलर, देखिए रिटेलर जो है ना वो बचाता है, होलसेलर तो नहीं बचाता है। सामान खरीद के लाया तो फिर लिखा भी तो होगा ये, मतलब जैसे देखिए मैंने क्या किया, अच्छा बस वाला एक एग्जांपल देते हैं, चलो एकदम छोटा एग्जांपल। क्या है, मैं बस कंडक्टर हूं, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। अगर मैंने मान लिया बस कंडक्टर है हम, अब सीट तो लिमिटेड होता है ना बस में, एंड मालिक को पैसा पे करना है बाद में जाके, तो हम कितना अमाउंट देंगे? जितने पैसेंजर्स सीट का टिकट लेते हैं, हाँ या ना? हम कितना पैसा मालिक को देंगे? जितना सीट का टिकट कटा। लेकिन आप देखिएगा क्या किया जाता है, कंडक्टर के द्वारा चढ़ा दिया जाता है, बस भरी हुई है और बहुत सारे लोग जो है ऐसे खड़े होके जा रहे हैं, हाँ या ना? एम आई राइट और रॉन्ग? ये फैक्ट है, ये होता है। ब्रेक लगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकता है, आगे फेंका जाता है। वेरी गुड, लगता है हुआ है कष्ट। क्लियर है? अब देखिए वो जो खड़े खड़े लोग जा रहे हैं, उन्होंने पैसा पे नहीं किया, क्या उन्होंने भी पैसा पे किया, लेकिन उस पर वो सस्ता देते हैं और फिर आराम से वो पैसा कहाँ गया? कंडक्टर के पॉकेट में। वो फायदा किसका हुआ? कंडक्टर का, न कि मालिक का। यहाँ पर मालिक कौन था? गवर्नमेंट। यहाँ पर मालिक कौन था? इन कंसेप्ट ऑफ टैक्स। एक मिनट आराम से, हाँ वेरी गुड, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ कॉन्सेंट्रेट यहाँ कीजिए।
क्या है कि अब वहां पर क्या हो गया, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो ओनर कौन था, गवर्नमेंट। रिटेलर कौन बन गया वहां पर, कंडक्टर। कंडक्टर को फायदा हो गया, कौन सा अमाउंट, जिसका उसने बिल नहीं शो, वो पैसा कहां चला गया, उसके पॉकेट में। तो यही सेम चीज कहां आता है, गवर्नमेंट के साथ, इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर बिल नहीं लेते। बिल लेने का फायदा समझ में आया, वो आप क्लियर कट शो कर रहे हैं गवर्नमेंट को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या है एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? सिंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विस इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, द कंज्यूमर, that is the ultimate taxpayer, does not feel a direct pinch while paying indirect tax, and hence resistance to indirect tax is much less compared to resist to direct tax. What does it mean? कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने टैक्स पे कर दिया। आप बताइए, ज्यादा पेमेंट किसका करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। सुबह से लेके रात तक जितने भी सामान हम लोग खरीदते हैं, ऑलमोस्ट पर, मैं सभी पर नहीं कहूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट पर, मैक्सिमम पर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। मैक्सिमम पर हम लोग टैक्स पे करते हैं। कुछ चीज ऐसा है जो टैक्स फ्री भी है, बताएंगे आगे। तो ऑलमोस्ट सामान पर हम लोग टैक्स पे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हम लोग टैक्स के रूप में पे कर देते हैं, लेकिन हमें कष्ट नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि हमने सामान खरीदा है और उसका पेमेंट किया, हम टैक्स पे नहीं कर रहे। ये साइकोलॉजिकल ये एडवांटेज, हमें डायरेक्ट पिंच नहीं होता। यहां पर हम लोग देखे थे ना फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में कि नो डायरेक्ट पिंच, देखे थे ना अभी। समझ में आ पाया डायरेक्ट पिंच क्या है? आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी फेवर इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब क्या है, द सप्लायर who collect the taxes in his invoice and pays it to government has a psychological feeling that he is only collecting the taxes and is not paying out of his pocket. मतलब इसको टैक्स अलग ही देना पड़ रहा है, ये समझ में आता है। पेयर जो पेई है, जो पे कर रहा है, वो सोचता है कि मैं कमोडिटी का पैसा दे रहा हूं, अलग से टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए वो आसानी से सामान खरीद भी लेते हैं। आप ही सोचिए कि जैसे अभी मैंने एक कंडीशन दिया था कि आप लोग सामान खरीदिए, साल भर सामान खरीदिए, जैसे इनकम कलेक्ट करते हो, इनकम जनरेट करते हो ना, वैसे साल भर सामान खरीदो, और साल के लास्ट में आपने जितना सामान खरीदा है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तब तो इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत कष्टप्रद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब तो वहां भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, अंडर द टेबल बहुत सारे चीज पास होने लग जाएंगे। दिखाना नहीं, ब्लैक प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज होने लग जाएगा। हाँ है ना, समझ पा रहे हो? yes. आगे बढ़े, आगे बढ़िए। देखिए लिखा है, डायरेक्ट टैक्स आर मेनली ऑन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स, फर्म्स और कॉर्पोरेट बॉडीज। देखिए मैंने कहा, ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि डायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज किया जाता है, इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ पर, इनकम और वेल्थ पर ये चार्ज किया जाता है, न कि उसके सप्लाई पर। यहां पर देखो लिखा है, डायरेक्ट टैक्स आर मेनली ऑन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म और कॉर्पोरेट बॉडीज, वेयर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट in lakhs of places, and keeping an eye over such transactions is virtually impossible. एक बात समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल मैं हूं एस, मैं अपना ट्रांजैक्शन बहुत सारे लोगों के साथ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मैं लॉट्स ऑफ पर्संस के साथ ट्रांजैक्शन टेबल कर सकता हूं। गवर्नमेंट को मुझ पर ध्यान देना है। अब मैं ए के पास गया, उससे कलेक्ट कर लिया, बी के पास गया, उससे कलेक्ट कर लिया, सी के पास गया, उससे कलेक्ट कर लिया, डी,
ई लाइकवाइज। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत होगा कि नहीं सारे ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखने में। इनकम तो हम बहुत सारी जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि सारे के सारे इनकम पर वो ध्यान दे सके। क्लियर है? इसलिए आप देखते हो प्रॉपर्टी बहुत सारे जगह बहुत सारे लोग बना कर रख देते हैं। जितना फैला हुआ प्रॉपर्टी है समझिए झोल उतना ज्यादा है कि नहीं? जितना कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉपर्टी है समझिए उतना कम झोल, उतना कम प्रॉब्लमेटिक। तो यहां पर वही चीज बोला गया कि हम लोग मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं लैक्स ऑफ पर्संस पर, और इस पर टैक्स चार्ज करना और गवर्नमेंट को ध्यान देना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं बड़ा प्रोड्यूसर हूं, तो मैंने गुड्स क्या किया? प्रोड्यूस किया। मैंने गुड्स क्या किया? प्रोड्यूस किया। और प्रोड्यूस तो अपने पास रखने के लिए हम करेंगे। अपने पास रखने के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है? नहीं। वो ऑब्वियसली क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा टू द अदर पर्सन, कंज्यूमर्स। तो अल्टीमेट पेयर जो है कंज्यूमर, वो टैक्स पे करेगा। यहां से मैंने दिया होलसेलर, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, रिटेलर से उसने लिया बिल। तो इस तरीके से अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगा तो डिटेक्ट पकड़ना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? मान लेते हैं कि मैं गया होलसेलर के पास और 100 कमोडिटीज खरीदा, 100 यूनिट ऑफ कमोडिटीज परचेज की। यहां से मेरे पास रिटेलर 50 कमोडिटी ले गया, तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान है कि नहीं? अब मान लो कि रिटेलर दिखा रहा है कि मैंने केवल 25 कमोडिटीज बेचे हैं। रिटेलर बोल रहा है कि 50 कमोडिटी ले जाके बोल रहा है कि मैंने 25 ही बेचा है, तो वो तो पकड़ा जाएगा ना, 25 गया कहां पे? यानी कि आपने वहां पर गड़बड़ की। तो डिटेक्ट करना कितना आसान हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे है, तो इसको डिटेक्ट करना आसान हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स इवेजन is comparatively more is indirect tax। अभी चूंकि मैंने क्या कहा, इनकम पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है। मैं 100 जगह से इनकम कलेक्ट करके ला रहा हूं, तो 100 जगह से अगर मेरा इनकम आ रहा है तो गवर्नमेंट मुझ पे ध्यान दे ही नहीं पा रही उतने प्रॉपरली, तो मैं टैक्स की चोरी बहुत आसानी से कर सकता हूं। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए ना, आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में जानते होंगे। अभी मैंने डिमोनेटाइजेशन का एक एग्जांपल दिया था, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी पाया गया, बोरे के बोरे लोग नोट फेंक रहे थे रोड पर। क्यों? क्योंकि उनका इनकम इतना अधिक आ गया कि वो शो नहीं किए इनकम, अपने इनकम को छुपा कर रख लिए। अल्टीमेटली अगर उन्होंने इनकम छुपाया तो क्या छुपाया? टैक्स। यानी किस चीज की चोरी हुई? टैक्स की चोरी। तो इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स की चोरी क्या होती है? कम होती है। मैंने अभी इनडायरेक्ट टैक्स का भी एग्जांपल दिया। मैं अगर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूं, तो मैंने मान लिया कि 100 कमोडिटीज के 100 यूनिट को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसमें से होलसेलर आया और मेरे पास कुछ सामान मुझसे खरीद कर ले गए। मैं बिल दूंगा, और बिल दूंगा तो उसमें एकदम क्लियर कट मेंशन होगा कितने क्वांटिटी में मैं दे रहा हूं, उस पर कितना टैक्स चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है? फिर रिटेलर भी आया, वो मुझसे सामान खरीदा, उसको भी बिल देना है। आप जाते हो मॉल में, कोई शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो मॉल में, उस पर आपको रिसीट मिलता है कि नहीं मिलता है? रिसीट मिलता है, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा, टैक्स इंक्लूडेड होगा। आप बिजली यूज कर रहे हो, उस पर भी आपको बिल मिलता है कि नहीं मिलता है? उस पर भी जीएसटी या कोई भी टैक्स इंक्लूडेड होगा। तो उसको डिटेक्ट करना क्या हो गया? आसान हो गया। टैक्स की चोरी क्या हो गई? मुश्किल हो गई। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टैक्स की चोरी पकड़ना डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा आसान है या इनडायरेक्ट टैक्स में? इनडायरेक्ट टैक्स में आसान था समझना। आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स आर
परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड आर हायर इन डायरेक्ट टैक्स कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए क्या है, मैंने एग्जांपल क्या मैंने अभी बताया था कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और बहुत सारे ऐसे पोस्ट के बारे में सुने हो। इनकम टैक्स कलेक्ट करना क्या है, एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, रेवेन्यू के लिए बहुत सारे जो पोस्ट हैं, जैसे अभी इनकम टैक्स ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, सबको सैलरी देनी होगी, हाई रेट पे होता है, बहुत हाई रेट पे होता है। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स इज लेस इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं समझ में आया? कलेक्शन क्या हो रहा है, कम, और एक्सपेंस क्या हो रहा है, कलेक्ट करने में ज्यादा खर्च हो रहा है। तो बताइए ज्यादा फायदेमंद कौन सा टैक्स हुआ गवर्नमेंट के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स? अगर आपसे मुझे पैसे कलेक्ट करने में, मान लो कि आपको मैंने पैसे दिए थे, अब मुझे उसे कलेक्ट करना है वापस। आपका घर मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर, मैं यहां से बाइक से जा रहा हूं, खर्च हो रहा है। अब 50 किलोमीटर दूर गए, ज्यादा खर्च हुआ, कलेक्शन आपसे अगर कम हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। अगर मान लेते हैं कि दूसरा पर्सन बी है जो मेरे घर के बगल में रहता है, उससे मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, जो बगल में है उससे मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, जाने का एक्सपेंस भी बचा और कलेक्शन भी अच्छा हो गया, ज्यादा हो गया। आस पड़ोस के लोगों को हम ज्यादा उधार देते हैं, दूर दराज के लोगों को कम देते हैं। कहीं पैसा डूब गया तो फिर लेना मुश्किल हो जाएगा, हाँ या ना? और बगल में अगर लोग हैं, पड़ोस में हैं, तो हम चाहते हैं, हम तो सोचते हैं कि अगर वो सुबह सुबह आएगा, रात में आएगा, सुबह सुबह तो भेंट हो जाएगी। इस चक्कर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा दे भी देते हैं लोन, और कलेक्ट करना आसान है इसलिए देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये चीज क्लियर हो पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स कैन कंट्रोल wasteful expenditure only indirectly by taking higher income group people and क्या है देखिए, गवर्नमेंट कैन लेवी higher taxes on luxury goods which reduces the wasteful expenditure। अभी देखिए मेरा इनकम क्या है, कम है, मेरा इनकम क्या है, कम है, और उस पर मान लेते हैं कि 5 लाख का कार है, 5 लाख की कार है, उस पर 2 लाख का टैक्स अगर मैं लगा दूं, अगर मैं 2 लाख का टैक्स लगा दूं, टोटल वैल्यू कितना हो गया, 7 लाख। एक बहुत अच्छा हजार लिखते हैं, नहीं, एक मिनट, अब क्लियर हो गया नहीं? तो 7 लाख का जो ये मतलब अमाउंट बना, आप इन जनरल क्या सोचिएगा, 7 लाख रुपया छोड़ो हटाओ, नहीं लेंगे कार, हाँ या ना? क्या सोचिएगा, कार रहने देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप अगर कहीं भी गए, नॉर्मल समझो, एक कॉमन पर्सन के साथ क्या होता है, आप कहीं गए, वहां पर आपने कोई भी सामान देखा, उसका प्राइस अगर ज्यादा लगा, आपके इनकम से या फिर आपके पास जितने पैसे हैं, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, उससे अगर ज्यादा प्राइस है, तो हम लोग वहां पर वांट्स क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, नहीं लेंगे भाई, क्यों लेना, इतना महंगा है, नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, जो कम इनकम के पर्सन होते हैं, वेस्टेज ऑफ इनकम यहाँ पर कम कर देता है। मतलब अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो आप ज्यादा महंगा सामान खरीदिएगा ही नहीं। और मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी महंगाई को बढ़ाने का कारण है, हाँ या ना? डायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स को आपके एक्सपेंस से कोई मतलब ही नहीं है, उसको आपके इनकम से मतलब है। आप कितना कमा रहे हो उस पर वो टैक्स चार्ज करेगा, लेकिन आप
जीएसटी या फिर अदर टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो आपके एक्सपेंस पर ध्यान देगा। आप जितना एक्सपेंस कीजिएगा उतना ज्यादा टैक्स पे कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपके वेस्टेज ऑफ एक्सपेंस को, अननेसेसरी जो एक्सपेंस करते हैं उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिएगा, टैक्स ज्यादा से ज्यादा पे करना है, एफर्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत आसान था समझना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए केवल यहां पर तो हमने अभी पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उल्टा पढ़ते हैं अब केवल डायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेजेस ही नहीं है, कुछ फायदे भी हैं। डायरेक्ट टैक्स के कुछ फायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। केवल फायदे ही नहीं है, कुछ नुकसान भी। क्या नुकसान और क्या फायदा है? पहला पॉइंट देखिएगा, डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव एज दे डिपेंड ऑन पेइंग कैपेसिटी। रिच पर्सन इज टैक्स्ड मोर कंपेयर्ड टू पुअरर पर्सन या पुअर पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, कहने का मतलब है जितना अधिक इनकम होगा उतना अधिक टैक्स चार्ज किया जाएगा। इनकम कम है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब एकदम बहुत कम है तो नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा अधिक हुआ तो कम देना पड़ेगा, बहुत अधिक इनकम हुआ तो ही बहुत अधिक टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये फायदेमंद भी है। लेकिन दूसरे पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है, सबके लिए बराबर चार्ज किया जाता है। आपका इनकम कम है तो भी टैक्स उतना ही लिया जाएगा जितना अधिक इनकम होने पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। जैसे अगर मैं 50 रुपए का सामान खरीद रहा हूं तो इस पर मुझे जितना आईडीटी पे करना पड़ रहा है वो मेरा इनकम पे, मेरे इनकम पर ध्यान नहीं देगा, वो मेरे एक्सपेंस 50 रुपए जो मैं खरीद रहा हूं इस पर ध्यान देगा। इसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाएगा, और 5 लाख रुपए कमाने वाले पर्सन से भी उतना ही लिया जाएगा जितना 500 रुपए कमाने वाले पर्सन से लिया जाएगा। ये तो बुरी बात है ना। अगर कोई कमा रहा है बहुत अधिक और पे कर रहा है कम तो ये तो गलत है। अभी जैसे 5 रुपए का पेन आपको खरीदना है तो आप जितना टैक्स पे कीजिएगा उतना ही मुकेश अंबानी जी भी करेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं जाती हो गई हमारे ऊपर कि इनकम कम है, पैसे कम कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स मुझसे ज्यादा लिया जा रहा है, उतना ही लिया जा रहा है जितना बहुत अधिक कमाने वाले से लिया जा रहा है। तो रिग्रेसिव नेचर और प्रोग्रेसिव नेचर का फायदा और नुकसान समझ में आ पाया? डायरेक्ट टैक्स का फायदा है, इनकम बहुत ज्यादा है तो ही हम बहुत ज्यादा पेमेंट करेंगे, टैक्स पे करेंगे। लेकिन इनकम कम है तो हमें टैक्स नहीं देनी। भिखारियों को टैक्स नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो देना पड़ता है, उनको भी देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दूसरे, और मुकेश अंबानी जी को भी देना पड़ता है। यहां पर अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहां पर वही भिखारी वाला कहानी। आगे बढ़ें। लास्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्ट टैक्स डू नॉट अफेक्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स को कोई मतलब ही नहीं है किसी भी कमोडिटी का प्राइस कितना, उससे। मैंने अभी बताया ना, बहुत बार मैंने कह दिया है अभी तक में कि इसको एक्सपेंस से, डायरेक्ट टैक्स को एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं। आप कितना खर्च करते हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना कमाते हो, आप कितना अर्न करते हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। मतलब अगर ज्यादा कमा रहे हो तो टैक्स ज्यादा देना होगा। आप चाहे 5 करोड़ का कार खरीद लें तो ये सब चीज, मतलब क्या है, ज्यादा इनकम तो फिर ज्यादा टैक्स पे करना है, कम इनकम है तो
कम टैक्स पे करना, यानी कि इसको एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं है, इसको आप कितना खर्च कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना कमा रहे हो उससे मतलब है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या अदर कमोडिटीज पर की जाती है, यानी कि आप कितना खर्च कर रहे हो उससे मतलब ये इफेक्टेड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। खर्च यानी सप्लाई, अभी जीएसटी की बात की गई, जीएसटी किस पर चार्ज किया जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे। तो यहां पर आप देखिए ना, क्लियर कट लिखा है, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इट्स प्राइस which reduce demand of goods and services। अभी एक चीज आप यहां देखिए, एक चीज में आपको बस थोड़ा सा और टाइम दीजिए, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं आप लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी से वाकिफ हैं कि नहीं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, what to produce, how to produce, for whom to produce। अच्छा, what to produce की बात नहीं करेंगे अभी, हाउ टू प्रोड्यूस की बात करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में कितने तरीके होते हैं? वी विल टॉक अबाउट 2 टेक्निक्स। कौन कौन से 2 टेक्निक होंगे? पहला LIT और दूसरा CIT। व्हाट डज इट मीन सर? लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, हाँ या ना? लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, हम लोग फोकस करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर फोकस करते हैं, हाँ या ना? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा काम किससे ले रहे हैं? लेबर से ले रहे हैं इन कंपैरिजन टू कैपिटल, मशीनरीज और एनी अदर टूल्स। तो सर इसका फायदा क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से अगर हम काम करवा रहे हैं तो ज्यादा खर्च भी तो हो रहा है, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है, आपका प्रॉफिट कम हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन यू आर प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, मेरे पास रोजगार नहीं था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा मतलब मेरे पास रोजगार आया, मेरा इनकम बढ़ा, अर्निंग होना शुरू हुआ, अर्निंग होना शुरू हुआ। जैसे ही मेरा अर्निंग होगा मैं क्या करूंगा? डिमांड करूंगा। अभी मेरे पास इनकम नहीं था, मैं इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा था, एम्प्लॉयमेंट के कारण मेरा इनकम जनरेट होना शुरू हुआ, तो मैं डिमांड करना शुरू करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए तो मैं सामान खरीदना बहुत शुरू करूंगा, हाँ या ना? अब अगर मैं अर्निंग शुरू हुआ तो डिमांड आएगा, और डिमांड आने के बाद आपको पता है कि इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई बैठा है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है। और प्रोड्यूसर क्या करेगा? गुड्स प्रोड्यूस करेगा। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट होगी। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, नया बिजनेस, नया इंडस्ट्रीज आएगा। जैसे ही नई इंडस्ट्रीज आएगी तो एम्प्लॉयमेंट वापस से जनरेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? अब अगर मैं नया इंडस्ट्री ओपन कर रहा हूं तो मुझे भी तो एम्प्लॉइज की जरूरत है ना, तो मैं क्या निकालूंगा? रिक्रूटमेंट। चलो ठीक है भाई, और आ जाओ कोई कोई जो काम करोगे मेरे इंडस्ट्री में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विस पर चार्ज किया जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ जाती है तो क्या कम हो जाता है? डिमांड। Am I right or wrong? महंगाई बढ़ गई, गुड्स एंड सर्विस पर चार्ज क्या किया गया? इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स जहां आया, सामान महंगा हो गया, सामान के महंगा होने पर, कमोडिटीज के महंगे होने पर उसका डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है? आ रहा है। डिमांड जहां कम होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन्वेस्टमेंट तो कम हो जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो जाएगा। Am I right or wrong? तो कितना बड़ा लॉस है हमारे इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट टैक्स का, है कि नहीं? तो डिसएडवांटेज है
इनडायरेक्ट टैक्स का ये डिसएडवांटेज क्लियर हो पाया ये पॉइंट? हाँ या ना? आसान था कि मुश्किल था? आसान था समझना। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ पाया होगा।